गुड मॉर्निंग प्यारे छात्रों। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन करने से पहले आपको एक सूचना दे दे। आज का क्लास हम लोग का रहेगा धांसू क्लास, जो कि आज हम लोग बहुत से बहुत प्रश्न को देखेंगे एक साथ। तो इसलिए दिल थाम के बैठे और सभी प्रश्नों को बारीकी से देखे। धांसू क्लास रहेगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। एक नहीं कहेंगे, 101 नंबर कहेंगे, क्योंकि हम लोग प्रीवियस क्लास में 1 से लेकर के 100 नंबर तक क्वेश्चन को देख चुके थे। तो 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो ये हमारा है सोडियम। सोडियम का संकेत होता है Na। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। विकल्प है आपका 10, 11, 17 और D4 में आपका नन। सोडियम का परमाणु संख्या बताना है, कितना होता है 10, 11, 17 और नन। अगला क्वेश्चन हमारा है, पादप में भोजन का संवहन होता है किस रूप में। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बारीकी से याद रखिएगा। पादप में भोजन का संवहन होता है किस रूप में, तो फ्लोएम के रूप में होता है। ये आपका स्टार क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। पत्तियों में मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है, तो एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। अब आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि एब्सिसिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। एब्सिसिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मोटर गाड़ी चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है। मोटर गाड़ी चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, तो हमारा है उत्तल दर्पण। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, तो किलोवाट घंटा होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग हमारा है रतौंधी। रतौंधी बीमारी है। आप लोग बताइए, विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, सी की कमी से कौन सा रोग होता है, डी की कमी से कौन सा रोग होता है। क्योंकि ये सारा का सारा क्वेश्चन ए से लेकर के डी तक जितने भी विटामिन होते हैं, इनसे रिलेटेड रोग से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है। तो ए से हम लोग को पता चल गया कि रतौंधी होता है, तो बी से कौन सा रोग होता है, सी से कौन सा रोग होता है और डी से कौन सा रोग होता है। इसको आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें। इसके लिए हम विकल्प दे रहे हैं। विकल्प हमारा है, तीनों प्रश्न के लिए एक साथ विकल्प है। पहला है थायमिन, दूसरा है रिकेटस और तीसरा विकल्प आपका है जनन, तीसरा है आपका ऑप्शन जनन क्षमता, जनन क्षमता की कमी, और अंतिम विकल्प है इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं, तो वायवीय श्वसन कहते हैं।
तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले शोषण की क्रिया को वायवीय शोषण कहते हैं। कंफ्यूज नहीं करेंगे, विकल्प में हमारा अवायवीय शोषण भी दिया हुआ रहेगा, तो उसको इग्नोर करते हुए वायवीय शोषण की ओर चलेंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो अवतल दर्पण से संबंधित है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्च लाइट का जो प्रश्न है आपका, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो संबंधित अवतल दर्पण से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, घरों में विद्युत से दुर्घटना, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? तो शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। कमेंट बॉक्स में जवाब दे, शॉर्ट सर्किट का अन्य नाम क्या है? शॉर्ट सर्किट का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन है आपका लघु पतन, दूसरा ऑप्शन है आपका फलन, तीसरा आपका आवृत्ति और चौथा ऑप्शन है सभी। शॉर्ट सर्किट का अन्य नाम क्या है? इसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख व्यवहार होता है किस लेंस के भांति? उत्तल लेंस के भांति। छोटे छोटे अक्षरों को देखने के लिए से हम लोग को प्रयोग करना होता है उत्तल लेंस, जैसे कि कैमरा में लगा हुआ रहता है हम लोग का उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो 7 से कम होता है। जितने भी अम्लीय पदार्थ होते हैं उसका पीएच मान 7 से कम होता है। तो अम्लीय हो गया आपका, अम्लीय का होता है 7 से कम, और क्षार का होता है 7 से अधिक। अम्लीय और क्षार, और एक होता है उदासीन। उदासीन होता है 7 के बराबर। ये तीनों हम लोग याद रखेंगे। अम्लीय 7 से कम, क्षार 7 से अधिक, और उदासीन होगा 7 के बराबर। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? अभी जस्ट हम लोग देखे थे, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक। नेक्स्ट है, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 के बराबर। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सिनेबार पारा धातु का अयस्क है। पारा का सिंबल होता है Hg। पारा का सिंबल क्या होता है? Hg। आप बताइएगा, पारा का परमाणु संख्या कितना होता है? पारा का परमाणु संख्या कितना होता है? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो समावयवी कहलाते हैं। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है? तो कतारों की संख्या होता है 7। ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? हमारे शरीर में ब्रिक की संख्या कुल है 2। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा। ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। ब्रिक का अन्य नाम होता है किडनी। अब किडनी का वजन कितना ग्राम होता है? किडनी का वजन कितना ग्राम होता है?
विकल्प है आपके लिए 100 से 150 ग्राम। दूसरा विकल्प है 200 से 250 ग्राम। और तीसरा विकल्प है आपका 50 से 100 ग्राम। और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। किडनी का वजन कितना ग्राम होता है? विकल्प में है आपका 100 से 150 ग्राम, 200 से 250 ग्राम और 50 से 100 ग्राम। इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही है कमेंट बॉक्स में जवाब दे। एक और क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। आंख, मानव आंख का वजन कितना ग्राम होता है? कितना ग्राम होता है? विकल्प है आपका 50 ग्राम, 25 ग्राम, 28 ग्राम, 20 ग्राम। दो प्रश्न है, दोनों प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो विसरण के द्वारा होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी प्रश्न में हम स्टार हच या फिर 2026 लिख रहे हैं तो उसको आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक याद रखेंगे, एग्जाम में आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, प्राक कोश में होता है। प्राक कोश में होता है तो प्राक कोश में प्राक्कन पाया जाता है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। यहां पे क्वेश्चन बन रहा है कि दूध के दांत कितने होते हैं? मनुष्य के मुंह में तो 32 दांत होता है, लेकिन दूध के दांत कितने होते हैं जो कि टूट जाता है पुनः फिर होता है? तो विकल्प है आपका 22, 20, 24, 18। दूध के दांत कितने होते हैं? आपका विकल्प दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। यह भी आपका स्टार हच क्वेश्चन है। सीएनजी गैस क्या है? सीएनजी गैस क्या है? तो एक संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। सीएनजी एक संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का एसआई मात्रक। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। अब वाट का संकेत बराबर वाट। वाट को डिनोटिंग करते हैं क्या चीज से? वो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। श्वेत रंग को कितने भागों में बांटा गया है? श्वेत रंग को कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है। उसी प्रकार से आप बताइएगा, सूर्य के प्रकाश को सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो विकल्प है आपका 2, 4, 5 और 7। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? विकल्प दिया हुआ है, विकल्प के आधार पर आप उत्तर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में कौन सा चश्मा का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में पाया जाता है अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में पाया जाएगा उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है हरा। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होता है? साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होता है? तो P4। साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र होता है
P4। तो उसी तरह से अगला क्वेश्चन को देखेंगे, और देखने से पहले ये आपका स्टार एच क्वेश्चन रहेगा। ये सभी प्रश्न का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि कल ही डाला जाएगा फर्स्ट टाइम में। समय 10 बजे, 10 बजे ये सारा पीडीएफ डाला जाएगा। और टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए से @RD @RD लर्न 350 SK, यहाँ पे A to Z कर दीजिएगा। @A to Z लर्न 350 SK, ये हमारा जो है कि टेलीग्राम चैनल का नाम है। इस चैनल पर जुड़ जाइएगा, यहाँ पे सारा पीडीएफ दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साधारण ताप पर सल्फर का अणुसूत्र क्या होता है? तो ये हो जाएगा S8 होता है, S8 होता है। फ्लोरीन डैश का अपरूप है, फ्लोरीन जो है कि कार्बन का अपरूप है। ये आपका स्टार एच क्वेश्चन है, फ्लोरीन जो है कि कार्बन का अपरूप है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी याद रखिएगा, भूरा होता है। ये आपका स्टार एच क्वेश्चन रहेगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो भूरा होता है। मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। बताइएगा क्लोरोफिल का रंग, क्लोरोफिल का रंग डैश होता है, क्लोरोफिल का रंग डैश होता है। विकल्प है आपका हरा, दूसरा है पीला, तीसरा है आपका चमकीला, उसके बाद उपरोक्त सभी। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? विकल्प दिया हुआ है, विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल नरजनन अंग, फूल नरजनन अंग संबंधित है तो पुंकेसर से संबंधित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखना है। भोजन का पचना या पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसको बहुत ही बारीकी से हम लोग देखेंगे। भोजन का पचाना या किस प्रकार, भोजन का पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, इसको भी याद रखेंगे। ऑक्सीकरण, इसको भी याद रखेंगे। रासायनिक, इसको भी याद रखेंगे। और रेडॉक्स अभिक्रिया, इसको भी याद रखेंगे। ये सारे विधि जो है कि भोजन को पचाने में काम आता है, विकल्प के आधार पर दिया हुआ रहेगा। तो हम लोग को सभी को याद रखना है, उपचयन, ऑक्सीकरण, रासायनिक एवं रेडॉक्स अभिक्रिया, इसके द्वारा जो है कि भोजन का पाचन क्रिया किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य, सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर ऊर्जा आता है। अब बताइएगा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? विदाउट ऑप्शन इज क्वेश्चन, नाउ दी कमेंट प्लीज। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा किस उपकरण से प्राप्त होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा जो है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित से उत्पन्न होता है। यह भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा 2026 के लिए से। यहाँ पे जितने भी प्रश्न को बताया जा रहा है वो सारा का सारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्नों को देखने के लिए से अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उसको भी लाभ मिल सके। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टार एच वीवीआई क्वेश्चन है आपका,
ये आपका स्टार हज क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तिलचट्टा का श्वसन अंग है, तिलचट्टा का श्वसन अंग है, तो तिलचट्टा जो सांस लेता है वो ट्रेकिया के द्वारा सांस लेता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप की माप किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का स्फेग्मोमैनोमीटर। स्फेग्मोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हो जाएगा हम लोग का ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत फ्यूज जो है कि ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ये हमारा उत्तर हो जाएगा दिष्ट धारा प्राप्त होती है। बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त हम लोग करते हैं। यह भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बैटरी से धारा प्राप्त होता है दिष्ट। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट। आज के क्लास में हम लोग बहुत सारे ऐसा मात्रक को भी देखेंगे। संवेग अदिश राशि है या सदिश राशि है, इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। आज का क्लास धांसू क्लास रहेगा, मैराथन क्लास रहेगा, तो इसमें आप लोग को सारा का सारा प्रश्न एक साथ देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल के साथ बने हुए रहें। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चालक सर्वोत्तम सुचालक है? तो ये हमारा चांदी है। चांदी में करंट प्रवाहित होता है, तो आप लोग बताइएगा चांदी का सिंबल क्या होता है? चांदी का सिंबल क्या होता है? तो चांदी का सिंबल क्या होता है? विकल्प हम दे रहे हैं, AU, AG, HG, AL। चांदी का संकेत क्या होता है? विकल्प के आधार पे आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल क्या है? स्टार एच वीवीआई क्वेश्चन है आपका। पीतल क्या है? स्टार एच वीवीआई क्वेश्चन है। तो ये पीतल एक हमारा मिश्र धातु है। अब हम लोग धातु और धातु साथ ही साथ मिश्र धातु, ये सारे के सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे। एक हम क्लास आपके लिए लेकर के आएंगे, उस क्लास में हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी एमसीक्यू के रूप में हम लोग देख रहे हैं सभी प्रश्न को, उसको बारीकी से देखें। सरलतम हाइड्रोकार्बन संबंधित है मीथेन। सरलतम हाइड्रोकार्बन संबंधित है मीथेन। मीथेन का सूत्र होता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे। मीथेन का सूत्र क्या होता है? कमेंट बॉक्स में जवाब दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूटपाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। बिल्कुल छोटा छोटा होता है एकदम, ये होता है अमीबा। अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है? तो फूलों के द्वारा होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है फूलों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये सारा रोग हम लोग को याद रखना है। तो मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज, चीनी, ये सारा का सारा एक ही नाम है, बस नाम को अलग अलग रूप में रखा गया है। मधुमेह रोग को ही डायबिटीज कहते हैं, डायबिटीज को ही चीनी बीमारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओम का संकेत डैश होता है। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि ओम का संकेत किस टाइप का होता है, उसको लिखे आप कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का सोना होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। सहसंयोजक यौगिक किसमें घुलनशील होता है? तो सहसंयोजक
यौगिक कार्बन कार्बनिक विलायक में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन है, मछली किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? मछली किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो गील या गल्फर, गील या गल्फर। पौधों में जल परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन हम लोग याद रखेंगे। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। यहाँ पे दूसरा विकल्प आपको देखने को मिलेगा फ्लोएम, तो फ्लोएम को ध्यान में नहीं रखेंगे तो यहाँ पे रखना है जल। जल जैसे देखेंगे तो जाइलम याद आ जाना चाहिए, जल जाइलम। अगला क्वेश्चन है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आमीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। विकल्प में आपका समांतर क्रम में भी दिया हुआ रहेगा, तो समांतर क्रम को इग्नोर करेंगे। आमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाता है, तो विद्युत संयोजी कहलाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। ये केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है हाइड्रोकार्बन। ये एग्जाम में आने की संभावना है, इसको याद रखिएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन और कार्बन गैस की उपस्थिति कितना प्रतिशत होता है? मतलब यहाँ पे दो टाइप का प्रश्न पूछा गया। वायुमंडल में नाइट्रोजन का मात्रा कितना प्रतिशत होता है ये भी जानेंगे, और कार्बन गैस का मात्रा कितना होता है, मतलब कार्बन का मात्रा कितना होता है ये भी जानेंगे। दोनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न आएगा, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक रखिएगा माइंड में। नाइट्रोजन पाया जाता है 78% और कार्बन पाया जाता है 0.03%। दोनों याद रखेंगे हम लोग। नाइट्रोजन पूछेगा तो 78 मारेंगे और कार्बन पूछेगा तो 0.03% मारेंगे। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन एक प्रकार का हार्मोन है। यह भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा एग्जाम के लिए, वन लाइनर है। ये सारा का सारा प्रश्न बहुत ही वीवीआई रखे हुए हैं। हार्मोन है जो संबंधित है ऑक्सीन से। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो लीवर। लीवर का दूसरा नाम होता है यकृत। लीवर को ही बोलते हैं यकृत। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण का नाम बताएं। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण का नाम बताना है। ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसको आप ऑप्शन के आधार पे छांट सकते थे। तो फिलहाल अभी यहाँ पे विदाउट ऑप्शन इज क्वेश्चन, तो विद्युत हीटर। अगला क्वेश्चन है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है? इसको याद रखिएगा आप लोग। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम की परमाणु संख्या 11। सोडियम की परमाणु संख्या 11। अभी कुछ देर पहले ही हम पूछे थे सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो अब यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11। तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, तो इसके 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 1। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन को क्या कहते हैं? तो श्वसन को क्या कहते हैं? ऑक्सीशोषण कहते हैं। यह भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, एक पौधों का नाम बताएं जिसमें पत्तियों के द्वारा कायिक प्रबंधन होता है? तो ब्रायोफिलम होता है। क्या हो जाएगा? ब्रायोफिलम हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। कंफ्यूजन नहीं रहेंगे, ये पूरा का पूरा नाम एक ही व्यक्ति का है, जो कि मेंडल शॉर्ट में दिया हुआ रहेगा विकल्प में। तो इसका पूरा नाम जान गए हम लोग, ग्रेगर जॉन
मेंडल। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सीएफसी का पूरा नाम क्या होता है? सीएफसी का पूरा नाम क्या होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। यह भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीएफसी का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया उसमें, ये आपका इंपॉर्टेंट है, अभी कुछ देर पहले किए थे हम लोग। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक झुकाव होता है लाल रंग का होता है। अब बताइएगा स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव यहाँ पे अधिकतम है? तो यहाँ पे हम फिलहाल अभी कर रहे हैं कम। अधिकतम में पता चल गया कि लाल होता है, अधिकतम में लाल होता है। तो सबसे कम कौन सा रंग का होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे। अगला क्वेश्चन है इथेन में कितने सहसंयोजक आबंधन होते हैं? ये आपका स्टार क्वेश्चन है। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंधन होते हैं? तो 7 होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण केवल और केवल दिन में होता है। अगला क्वेश्चन है अभी चींटी बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? स्टार एच वीवीआई प्रश्न है। जितने भी जीव जंतु हैं जिसमें डंक पाया जाता है वो सारे के सारे में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। मेथनोइक अम्ल मतलब फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल नहीं बोलेंगे, फार्मिक अम्ल बोलेंगे। तो मेथनोइक अम्ल का दूसरा नाम फार्मिक अम्ल, ये आईयूपीएसी नेम है। अगला क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। जितने भी छात्र छात्रा 2026 में एग्जाम देंगे उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में नहीं होता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान में रखेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का होता है। ये आपका स्टार एच क्वेश्चन है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। ये भी आपका स्टार एच है। सोडियम कार्बोनिक के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग हो जाता है। तो घोल का रंग हो जाता है पीला। अगला क्वेश्चन है खुली परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुली परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। यूरो एच का संबंध डैश से है? तो वायु प्रदूषण से है। ये मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साइंस के साथ साथ आपको सोशल साइंस में भी ये प्रश्न देखने को मिलता है। यूरो एच संबंधित है किससे? तो वायु प्रदूषण से। वर्ग विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश का विचलन अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन दिल थाम के आप लोग बैठिए, आज बहुत ही ज्यादा प्रश्न आप लोग के लिए लेकर के आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है और सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट ही है। ओम के नियम में किसका मान नियतांक होता है? तो विभवांतर एवं धारा का मान नियतांक होता है। अगला क्वेश्चन है सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? तांबा करता है। तांबा का संकेत डैश होता है। तांबा का संकेत क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण।
लौह परीक्षण में सोडियम का रंग कैसा होता है? तो लौह परीक्षण में सोडियम का रंग होता है पीला। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे। अगला क्वेश्चन है आपका, सरलतम दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व होता है, तो शून्य समूह का तत्व क्या है? हीलियम। हीलियम का संकेत होता है He। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो मीथेन में 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल अवायवीय में बनता है। किसमें और लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? अब इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। किसमें और लैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है? तो ईस्ट के द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा भी होता है और अमीबा के द्वारा भी होता है। ये तीनों हम लोग को याद रखना है। हो सकता है तीनों विकल्प दिया हुआ रहे और लास्ट में जो है कि हम लोग का कंफ्यूजन करने के लिए से दे दे सभी, तो इस स्थिति में हम लोग सभी मार करके निकलेंगे। परागकोश में पाया जाता है, अभी जस्ट इसके पहले हम देखे थे, तो परागकोश में परागकण पाया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है, ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है किसके कारण से? तो आयोडीन की कमी से, मतलब नमक का कमी जब हो जाता है तो हम लोग को ग्वाइटर अथवा घेंगा रोग हो जाता है, जो कि गला में सूजन टाइप को देखने को मिलेगा। स्टार हैच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हम लोग का ये। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो डार्विन है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब प्रिज्म से किसी प्रकार का किरण अपवर्तन होता है तो आपतित किरण निर्गत के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? इसको हम लोग को देखना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा विचलन कोण होता है। श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? तो विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कोनों से प्रकाश के परिकर्णन को कहा जाता है? तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप लोग स्टॉक कर लीजिएगा। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, मतलब आकाश कैसा दिखता है? तो वहां से दिखता है आकाश काला दिखेगा। ये VVI है। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक को क्या कहते हैं? किसी चालक के प्रतिरोधकता के मात्रक को क्या कहते हैं? तो ओम मीटर कहते हैं। ओम मीटर कहते हैं। ओम मीटर का संकेत क्या होता है? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? हरा होता है। ये सारा का सारा प्रश्न आपको यहां पर 2009 से लेकर के 2025 तक के एग्जाम में जो भी पूछा गया है वो सारे प्रश्न को हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है लेकर के आए हुए हैं। एक बार में सारा प्रश्न को देख लीजिएगा आप लोग। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया रोग है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 200। नंबर प्रश्न कर रहा है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, संबंधित है बायोलॉजी से। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व का बनी होती है? ये आपका है इंपॉर्टेंट नाइक्रोम। VVI है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग करते हैं?
तो नरम लोहा का प्रयोग करते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है कितना वाट होता है? तो सभी के घर में 220 वोल्ट करंट प्रभावित होती है, तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। अगला क्वेश्चन है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने किया था? तो फैराडे ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? फैराडे ने किया था। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है? यह संबंधित उदाहरण है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ऊष्माक्षेपी। इसका करेक्ट उत्तर है ऊष्माक्षेपी। ये आपका स्टार है। ऊष्माक्षेपी भी ऑप्शन में दे देगा, ऊष्माशोषी भी ऑप्शन में दे देगा, तो कंफ्यूजन नहीं रहेंगे, तो ऊष्माक्षेपी याद रखेंगे। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो 2 आबंध पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हम लोग का कवक। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में पोषण की मृतजीवी होती है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड आपका है, ईस्ट में होता है। मानव में डायलिसिस थैली संबंधित है, तो नेफ्रॉन से संबंधित है। किससे संबंधित है? नेफ्रॉन से संबंधित है। मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों के द्वारा। यह भी अभी कुछ देर पहले हम लोग का हुआ था। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर रखने पर समान साइज का बनेगा। 2026 के लिए मस्ट इंपोर्टेंट है। किस वर्ण के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? बहुत ही कंफ्यूजन होता है हम लोगों को, अभी कंफ्यूजन को दूर करते हैं हम लोग। किस वर्ण के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का सबसे अधिक होता है। तो आप बताइएगा सबसे कम किस तरंगदैर्घ्य का वर्ण होता है? किस वर्ण के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? ये बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर। अधिकतम तो हम लोग को पता चल गया, लाल। ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न किया जाता है? ईंधन में ऊर्जा को किस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो याद रखेंगे दहन के द्वारा किया जाता है। दहन के द्वारा किया जाता है। ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया आपका, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैल्शियम और जिंक में कौन अधिकतम में विक्रियाशील है? तो कैल्शियम और जिंक में सबसे अधिक क्रियाशील होता है कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु संख्या डैश होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है? विकल्प है आपका 27, 37, 21, कोई नहीं। करेक्ट उत्तर क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है ब्रिक किस तरंग का एक भाग है? तो उत्सर्जित तरंग का भाग है। ब्रिक जो है कि एक उत्सर्जित का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किण्वन किस प्रकार का शोषण है? तो किण्वन ऊष्माक्षेपी या मंद शोषण है। ये दोनों विकल्प याद रखिएगा, ऊष्माक्षेपी या मंद शोषण। ये इसको हम अगर ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तीसरा विकल्प दिया हुआ रहेगा मान लेते हैं कि दोनों
और चौथा दिया हुआ रहेगा ऊष्मा शोषी, और उसके बाद लास्ट ऑप्शन रहेगा उपरोक्त सभी। तो इस स्थिति में क्या उत्तर होगा, कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, बस याद रखना ऊष्मा क्षेपी का दूसरा नाम होता है मंद श्वसन। तो ये दोनों ही हमारा उत्तर है। तो ये ऊष्मा शोषी नहीं होगा, जब ये नहीं होगा तो D4 भी नहीं होगा। तो करेक्ट उत्तर हम लोग का दोनों होगा, जो कि ऊष्मा क्षेपी या मंद श्वसन है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो हम लोग जानेंगे जनित्र। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है इलेक्ट्रॉन। हरे पौधे डैश कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे हमारा उत्पादक होता है। अगला क्वेश्चन कहता है हम लोग का, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं, तो समवर्तीय अंग है। कीट का पंख और चमगादड़ का जो है कि पंख संबंधित है समवर्तीय अंग से। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र डैश होता है। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था। मेंडल ने किस पौधों पर अपना प्रयोग किया था, मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया था। यह स्टार एच क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर लाल क्यों होता है, तो रुधिर लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, विकल्प है लोहा, पारा, चांदी, कोई नहीं। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। पौधों में, ये आपका इंपॉर्टेंट है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन अभी तुरंत हम लोग देखे थे, जल मतलब जाइलम, जल जैसे ही रहेगा तो जाइलम मार करके निकलेंगे, कंफ्यूजन नहीं रहेंगे। अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम में प्रोटीन पाचक एंजाइम डैश है, तो पेप्सिन है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्लीय माध्यम में जब रहेगा तो प्रोटीन के बारे में पूछा जाएगा, तो पेप्सिन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसका वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले कुछ स्रोतों के नाम बताना है, तो हम लोग को याद रखना है एसी डायनमो। लोहा को जिंक या जस्ता से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहा पर जो है कि जिंक या जस्ता को लेपित जो करते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं गैल्वेनीकरण। इसको भी याद रखेंगे। अक्सर विद्यार्थी को गैल्वेनीकरण तक ही याद रहता है, इसके अलावा भी याद रखेंगे यशद लेपन और जस्तीकरण, ये तीनों नाम को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या है। श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या है, ऑक्सीश्वसन, ऑक्सीश्वसन को ही बोलते हैं वायवीय श्वसन। ये दोनों एक ही नाम है। ये दोनों क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो इंसुलिन। इंसुलिन का दूसरा नाम होता है मधुमेह। अब मधुमेह को ही बोलते हैं हम लोग चीनी बीमारी। अगला क्वेश्चन आपका है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो उसमें आवश्यक होता है यूरेनियम। यूरेनियम का संकेत एवं परमाणु संख्या बराबर हुआ। यूरेनियम का संकेत और परमाणु संख्या बताना है। विकल्प है U90, U80, U79 और डी में तो फिक्स रखेंगे हम लोग नन। अब कौन सा उत्तर सही है कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए आप लोग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा हम लोग का। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिटमस विलयन बैंगनी संजक होता है जो कि किससे निकलता है? तो लाइकेन से। अगला क्वेश्चन है, दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम बताना है। तो डीसी, जनित्र या बैटरी। ये क्वेश्चन आपका ऑप्शनल हो जाता है, ऑप्शन के आधार पे हम लोग चलेंगे। फिलहाल ये आपका वन लाइनर प्रश्न है। तो दिष्ट धारा के कुछ स्रोत है तो डीसी, जनित्र या बैटरी। मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? तो रुधिर है और लसिका है। अगला क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और वह क्रिया कहलाता है कोशिकीय द्रव। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तब इसका पीएच मान क्या हो जाएगा? तो इसका पीएच मान 10 हो जाएगा, कभी कभी हो जाएगा 7 से अधिक ही ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो इस स्थिति में हम लोग 7 से अधिक को मार करके निकलेंगे, यदि ऑप्शन 10 नहीं दिया हुआ रहेगा तब। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? ये भी हम लोग कुछ दिन पहले किए हुए थे। तो वर्गों की संख्या में हम बोले थे अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। तो वर्ग जैसे ही दिया हुआ रहेगा तो याद रखेंगे 9, अब वर्ग नहीं दिया हुआ रहेगा तो याद रखेंगे 7। तो अभी फिलहाल भी वर्ग दिया हुआ है तो 9 याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितनी है? तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना है? 3 है। लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाते हैं? तो लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर लौह ऑक्साइड बनाते हैं। ओम के नियम में किसका मान अचर होता है? तो ओम के नियम में मान अचर होता है ताप का। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन संरक्षण का एक प्रमुख उपाय बताएं। तो वन संरक्षण का एक प्रमुख उपाय है आपका पूर्ण रोपण, मतलब कि बार बार जो है कि वन में पेड़ को लगाना है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना होता है? तो ये याद रखेंगे 2:1। एक पूछे थे हम लोग हम आपसे कि एक्वा रेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के बारे में। तो वहां पे उत्तर हम लोग का था 3:1। उसी टाइप का यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या है? तो 2:1। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना हुआ रहता है। ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? 120 mmHg। ये आप याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता में होता है। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक होता है? तो नाइट्रोजन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका करेक्ट उत्तर करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे। जो सिर्फ सीधी रेखा में गमन करता है वह डैश तरंग कहलाता है। तो वो कहलाएगा अनुदैर्ध्य तरंग। जितने भी तरंग सीधी रेखा में चलेगा वो कहलाएगा अनुदैर्ध्य तरंग, और जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलेगा वो कहलाएगा अनुप्रस्थ तरंग। टेढ़ी मेढ़ी रेखा को कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग, सीधी रेखा को कहेंगे अनुदैर्ध्य तरंग। जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन करता है वह डैश तरंग कहलाता है। अभी तुरंत हम बताए थे हम यहाँ पे, तो ये कहलाएगा आपका अनुप्रस्थ तरंग। टेढ़ी मेढ़ी रेखा को ये कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्वनि और स्प्रिंग, बम, विस्फोटक, ये सभी किस प्रकार के तरंग से संबंधित है? तो ये अनुदैर्ध्य तरंग से है। अब जैसे कि मान लेते कि परमाणु बम हो या फिर अन्य छोटा सा एक पटाखा ही क्यों ना ले ले, अगर वो हम जैसे ही छोड़ते हैं, वो जैसे ही जलाते हैं तो उसका आवाज होता है, तो वो हमारे डायरेक्ट कान में ही आता है। तो डायरेक्ट कान में आता है तो वो कहलाता है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग को ही बोलते हैं हम लोग सीधी रेखा में गमन करना। सीधी रेखा में गमन करना, वो डायरेक्ट कान पर जब हिट करेगा तो वो कहलाएगा अनुदैर्ध्य तरंग। और टकरा करके आवाज जब आएगा, जैसे कि हम पहाड़ों में जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, वहां पे किसी का नाम बोलते हैं, वो आवाज हमारा रिफ्लेक्ट होकर के वापस कान पर आता है, तो वो उस स्थिति में हम लोग कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग। जो टकरा करके आया वो अनुप्रस्थ तरंग, जो टकरा करके नहीं आया, डायरेक्ट आया, वो कहलाएगा अनुदैर्ध्य तरंग। अगला क्वेश्चन है हमारा है, ये आपका इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 254, दिल थाम के बैठिए, आज बहुत ही लंबा क्लास हम लोग का चलेगा। जो क्लास का नाम रखे हैं धांसू क्लास। पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, लघु रेडियो तरंगे, दृश्य विकिरण, अवरक्त किरणें और सूर्य प्रकाश, ये सभी किस प्रकार के तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। अभी तुरंत हम आपको संक्षेप में समझाएं। जो आवाज कहीं से टकरा कर वापस आता है तो वो कहलाएगा हम लोग का अनुप्रस्थ तरंग, जो डायरेक्ट आएगा वो कहलाएगा अनुदैर्ध्य तरंग। तिलचट्टा, झींगा मछली, खटमल, मक्खी, मच्छर, ये सभी संबंधित है आर्थ्रोपोडा से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, केंचुआ, जोंक, मेरिस किस संकेत जंतु है? तो एनोलिडा ग्रुप से। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कभी कभी यहाँ पे एनिलिडा भी दिया हुआ रहेगा तो घबराएंगे नहीं। घोंगा, सितुआ किस संघ का प्राणी है? तो मोलस्का संघ का प्राणी है। ये सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई ना कोई एक ही प्रश्न एग्जाम में आएगा। अमीबा, अंट अमीबा, हिस्टोलिका किस संघ का प्राणी है? तो ये सभी प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। अगला क्वेश्चन है, किसी सतह से टकरा कर लौटना वह डैश कहलाता है। अभी जस्ट हम लोग इस टाइप का प्रश्न को देख रहे थे। तो यहाँ पे है हम लोग का ध्वनि का प्रावर्तन। जब कोई सतह से टकरा कर वापस आवाज आता है तो वह ध्वनि का प्रावर्तन कहलाएगा। अब यहाँ से बहुत ही कंफ्यूजन वाला प्रश्न चलेगा, उसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसे हम डैश कहते हैं, तो वो कहलाएगा ध्वनि का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है हमारा,
अगला क्वेश्चन है, खिड़की दरवाजे से टकराकर ध्वनि का लौटना वह डैश कहलाता है? ध्वनि का विवर्तन। ध्वनि कभी कभी सुनाई देना, कभी कभी सुनाई नहीं देना, वह ध्वनि का डैश कहलाता है? ध्वनि का व्यक्तिकरण। ये सारा क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है, इसलिए एक स्थान पे हम रखे हुए, ध्यान से रखिएगा माइंड में आप लोग। किसी सतह से टकराकर वापस ध्वनि आना वह डैश कहलाता है? तो ये प्रतिध्वनि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलोकेशन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है। ध्वनि को किस किस नाम से जाना जाता है? ध्वनि को किस किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ध्वनि को हम लोग बहुत सारे नाम से जानते हैं, अब कंफ्यूजन नहीं होंगे। एक साथ में इतने प्रकार के नाम को हम लोग जानेंगे जो संबंधित है ध्वनि से। अब देखिए, दाब तरंग को भी ध्वनि तरंग कहते हैं, प्रत्यास्थ तरंग को भी ध्वनि तरंग कहते हैं, यांत्रिक तरंग को भी ध्वनि तरंग कहते हैं, संप्रेरित तरंग को भी ध्वनि तरंग कहते हैं, विरलित तरंग को भी ध्वनि तरंग कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग को भी ध्वनि तरंग कहते हैं, समांतर तरंग को भी ध्वनि तरंग कहते हैं, समांतर जीरो कोण ये भी ध्वनि तरंग कहलाएगा। संपीड़न विरलन के नाम से भी ध्वनि तरंग को जाना जाता है। मतलब कि आज हम लोग को पूर्ण रूप से पता चल गया कि इतने सारे नाम को हम लोग ध्वनि तरंग के नाम से जान रहे हैं, तो कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। ये सभी में से कोई भी विकल्प आपका दिया हुआ रहेगा तो ये सारा का सारा कहलाएगा ध्वनि तरंग ही। अगला क्वेश्चन है, लंबवत किरणें में ध्वनि की तरंगे जब चलते हैं तो वह डैश तरंग कहलाता है? तो अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है। पहला परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो पहला परमाणु सिद्धांत हमारा डाल्टन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, परमाणु का खोज किसने किया था? तो परमाणु का खोज किसने किया था? डेमोक्रिटस ने किया था। परमाणु का खोज डेमोक्रिटस ने किया था। मकड़ियों में कितने जोड़ी आंखें होती है? तो मकड़ियों में 4 जोड़ी आंखें होती है। अधिक दिनों तक मरे हुए मछली को यदि हम रखना हो तो उसके ऊपर डैश का लेप चढ़ाते हैं। अब देखिए, मार्केट में बहुत सारे मछली को हम लोग देखते हैं जो कि बर्फ में रहता है और मरा हुआ रहता है। उसको सुरक्षित रखने के लिए उस पर क्या चीज का लेप चढ़ाते हैं उसको हम लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। अब देखिए, और जब इसके बारे में आप लोग जान जाइएगा तो हो सकता है मछली खाना भी छोड़ दीजिएगा। तो अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए उस पर हम लोग को समझना है, उसमें हम लोग मिलाते हैं फॉर्मेलिन को। फॉर्मेलिन का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लगातार इस प्रकार के मछली को सेवन करने, मतलब फॉर्मेलिन का लेपन जो किया हुआ रहेगा उस पर और वो लगातार सेवन करेंगे उस मछली का, तो मोतियाबिंद हो सकता है, या फिर कैंसर बीमारी हो सकता है, या बहरा का शिकार हो सकता है, या अंधा हो सकता है। ये सारे बीमारी होने की संभावना है। अब इस बीमारी से आपको अगर छुटकारा पाना है तो मरे हुए मछली को नहीं खाना है। तो इसलिए जीवित मछली को खाएं और जीवन को स्वस्थ बनाएं। अगला क्वेश्चन है आपका, इथेनॉल में डैश को मिलाया जाता है? तो इथेनॉल में मिथेनॉल को मिलाया जाता है। अब देखिए, याद रखने का एक शॉर्टकट तरीका, इथेनॉल का उल्टा हम लोग समझेंगे मिथेनॉल, बस याद हो गया, इंपॉर्टेंट है। फल पक जाता है प्राकृतिक रूप में। अब यहाँ पे 2 प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, एक स्वयं फल पकता है और एक फल को पकाया जाता है। तो प्राकृतिक रूप और कृत्रिम रूप, ये दोनों रूप के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो प्राकृतिक रूप से कैसे पकेगा और कृत्रिम रूप से कैसे पकेगा। फल पक जाता है प्राकृतिक रूप से, मतलब कि अपने आप पकता है, तो उसमें पाया जाता है एथिलीन। एथिलीन का दूसरा नाम होता है, दूसरा नाम नहीं करेंगे, बस इसी को बोल दिए
एथिलीन, एथिलीन दोनों एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। कच्चे फलों को पकाया जाता है तो उसमें पाया जाएगा कौन सा गैस? एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस के द्वारा कच्चा फल को पकाया जाता है, जो स्वयं पक जाता है उसमें एथिलीन पाया जाता है। तो दोनों को एक ही स्थान पे रखे हैं, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार के टक्कर टक्कर में संचित रहता है तो संवेग संचित रहता है। अब मान लेते हैं कि हम टक्कर मार रहे हैं, तो इसमें रहेगा हमारा संवेग। लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी को डैश कहते हैं तो तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकांक समय में तरंग के कंपन की संख्या को क्या कहते हैं? तो आवृत्ति कहते हैं। महत्तम विस्थापन डैश को कहते हैं तो आयाम को कहते हैं। यह सारा वन लाइनर प्रश्न है। किसी एक आवृत्ति को क्या कहते हैं? तो टोन कहते हैं। डैश द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है तो रेक्टिफायर या डायोड के द्वारा बदला जाता है। यह आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है आपका, डीसी को एसी में डैश के द्वारा परिवर्तन करते हैं तो इन्वर्टर के द्वारा परिवर्तन करते हैं। सिग्नल को डैश के द्वारा बढ़ाया जाता है तो एम्पलीफायर के द्वारा बढ़ाया जाता है। यह सारा वन लाइनर प्रश्न है और कंफ्यूजन वाला है। इन्वर्टर भी याद रखेंगे, एम्पलीफायर भी याद रखेंगे, मतलब दोनों प्रश्न को याद रखना। जनरेटर या मोटर की क्षमता को डैश में व्यक्त किया जाता है तो किलोवाट घंटा में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का परिवर्तन कौन करता है? तो प्रतिरोध का परिवर्तन रियोस्टेट करता है। प्रतिरोध का परिवर्तन रियोस्टेट करता है। विभवांतर के कारण धारा का प्रभाव डैश करता है तो बैटरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछले क्लास में हम लोग किए हुए थे। इक्का एल्युमिनियम के नाम से किस तत्व को जाना जाता है? तो इस टाइप का 2-3 प्रश्न अभी हम यहाँ पे रखे हुए हैं। इक्का एल्युमिनियम के नाम से गैलियम को जाना जाता है, इक्का बोरॉन के नाम से स्कैंडियम को जाना जाता है और इक्का सिलिकॉन के नाम से जर्मेनियम को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब मेंडल ने अपना काम शुरू किया था तब वह कितने तत्व का खोज किया था? तो 63 तत्व का खोज किया था। मेंडल के द्वारा जब पीरियोडिक तैयार किया गया था तो वहां पे 63 तत्व को वो खोजे थे। कितने ईस्वी में मेंडलीव ने 63 तत्वों को अपने काम में उपयोग लाया था? तो 1869 ईस्वी में लाया था। पीरियोडिक टेबल को तैयार करने में 4 व्यक्ति का योगदान रहा था, जो कि 4 व्यक्ति का योगदान रहा था। तो पहला था डोबेरेनर, दूसरा न्यूलैंड, तीसरा आपका मोसले और चौथा था आपका मेंडलीव। जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तो वो कितने ईस्वी में तो कुल 63 तत्व को वो अपने पीरियोडिक टेबल में योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन है, कितने ईस्वी में मेंडलीव ने 63 तत्वों को अपने काम में उपयोग में लाया था? तो 1869 ईस्वी में लाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, मोसले ने कितने ईस्वी में पीरियोडिक टेबल को पूर्ण रूप से सफल किया था? मोसले के द्वारा ही पीरियोडिक टेबल को पूर्ण रूप से सफल किया गया था, वो है 1913 ईस्वी में। पहले डोबेराइनर किया, उसके बाद न्यूलैंड, उसके बाद आपका आ गया मेंडलीव, उसके बाद अंतिम में आ गया मोसले के द्वारा पूर्ण रूप से पीरियोडिक टेबल को सजा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, न्यूलैंड ने 1863 ईस्वी में कितने तत्व का खोज किया था? तो न्यूलैंड ने 56 तत्व का ही खोज किया, उसके बाद स्टॉप। अगला क्वेश्चन है, मूर्ख वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है डोबेराइनर को, जो कि सबसे पहले इसी के द्वारा पीरियोडिक टेबल को सजाया गया था
और सन 1829 ईस्वी में पीरियोडिक टेबल को बनाना शुरू किया था। इसलिए इसको जो है कि अब ये पूरा नहीं कर पाया, इसलिए इसको मूर्ख वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे भी कहानी है, उस कहानी को बाद में हम लोग जानेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पीरियोडिक टेबल को बनाने में किस किस वैज्ञानिक का योगदान रहा था? तो डोबेराइनर, न्यूलैंड, मेंडलीव और मोसले। एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या के नाम से डैश वैज्ञानिक को जाना जाता है? तो मोसले को जाना जाता है। एटॉमिक नंबर के आधार पर जो है कि परमाणु संख्या को रखा गया और पीरियोडिक टेबल को सजाया गया, इसलिए मोसले सर्वश्रेष्ठ माना गया। क्वेश्चन नंबर 295 नंबर कहता है, एटॉमिक वेट मतलब परमाणु भार के नाम से किस वैज्ञानिक को जाना जाता है? तो मेंडलीव को जाना जाता है। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को परमाणु भार के आधार पर बनाया और सजाया, इसलिए वो भी फेल्योर रह गए। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टेट्स का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो न्यूलैंड ने दिया था। यह हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, ट्राइड्स का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ट्राइड्स का नियम जो है कि डोबेराइनर ने दिया था। ट्राइड्स का मतलब होता है त्रिक सिद्धांत। त्रिक सिद्धांत डोबेराइनर के द्वारा दिया गया था। दूरी, द्रव्यमान, आयतन, चाल, घनत्व, ऊष्मा, क्षेत्रफल, विद्युत धारा, ताप, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सभी कौन सा राशि है? हम लोग अब कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, एक बार में सारे राशि को यहाँ पे समझेंगे और देखेंगे। ये सारा का सारा राशि जो है कि हमारा कहलाएगा अदिश राशि। अगला क्वेश्चन है, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, बल आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, धारा घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग और भार, ये सभी का सभी कहलाएगा सदिश राशि। एक बार में ये सारे नोट को आप लोग देख लीजिए और ये आप लोग को एक बार में सदिश और अदिश क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, मूल मात्रक को कितने भागों में बांटा गया है? मूल मात्रक को कुल 7 भागों में बांटा गया है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको आज का क्लास बेहतर लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को जोड़ना ना भूलें। और भी प्रश्न है, प्रश्न को देखेंगे हम लोग, लेकिन समय बहुत कम है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत सारे प्रश्न को एक बार में देखेंगे और इससे भी बेहतर क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।